हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 95 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एंटारिस कनाडा में आता है और वहाँ पर तबाही मचा देता है, जबकि इस एपिसोड की शुरुआत में डेविड अपने ऑफिस में बैठे पी रहे होते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि डेविड के बहुत सारे एजेंट वहाँ पर थे और अमेरिका के बहुत सारे रिपोर्टर्स भी कनाडा में रिपोर्टिंग कर रहे थे और वो सारे के सारे वहाँ पर मारे गए। डेविड हार मान चुके हैं और कहते हैं बहुत सारे ड्रैगन्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर्स हैं, बहुत सारे जायंट्स हैं, हम इन सब को नहीं हरा सकते, इंसानियत इनके सामने बेबस है। डेविड कहते हैं ये तो बस कुछ ही घंटों की बात है, वो लोग यहाँ पर अमेरिका भी पहुँच जाएंगे और हर एक चीज को तबाह कर देंगे। जिन्हों ने सच ही कहा था कि हमें जितनी दूर हो सके इन गेट से दूर जाना है, ये दुनिया बस खत्म हो चुकी है, अब इसे कोई भी नहीं बचा सकता। उसी वक्त जिन्हों वहाँ पर अपीयर होता है, वो भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। जिन्हों कहता है मुझे माफ कर दे अचानक यहाँ पर आने के लिए, मुझे असल में कैमिश का रून स्टोन चाहिए। जिन्हों से कहता है वो रून स्टोन मुझे दे दो जो कि कैमिश ने छोड़ा था। डेविड से कहता है लेकिन मैं वो तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता, पहले मुझे ऊपर वालों से बात करनी होगी। लेकिन साथ ही वो कहता है मैं इस तरह की बात सोच कैसे सकता हूँ, क्योंकि अब तो दुनिया तबाह होने वाली है, किसी को क्या पड़ी है किसी रून स्टोन से, तुम उसे यूज कर सकते हो, मेरे साथ आओ। मुझे माफ कर देना थोड़ी देर पहले के लिए, मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा चढ़ गई है, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो रून स्टोन देता हूँ। डेविड उसे कहता है लेकिन तुम्हें वो रून स्टोन चाहिए क्यों? जिन्हों कहता है क्योंकि मैं काउंटर अटैक करने वाला हूँ। डेविड जिन्हों से कहता है तुमने कहा था कि इन सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर रूलर्स ने भेजा है, तो इन मॉन्स्टर्स के अंदर से जो डिमोनिक रून स्टोन्स निकलते हैं ये क्या चीजें हैं? जिन्हों कहता है ये रूलर्स की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट्स हैं, जब भी हम किसी मॉन्स्टर को मारते हैं तो उसकी बॉडी से इस तरह के रून स्टोन्स निकलते हैं, इनसे हमें एबिलिटीज और पावर्स मिलती है जो कि रूलर्स की होती है। जब हम लोग किसी डिमोनिक बीस्ट को मारते हैं तो उसकी जितनी भी एबिलिटीज और पावर्स होती है वो सारी उसकी बॉडी में मौजूद रून स्टोन के अंदर सील हो जाती है और इंसान इन रून स्टोन्स को अचीव करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है ताकि वो मॉन्स्टर्स को मार सके। जिन्हों कहता है मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए, मैं नॉर्मा सैलर से मिलना चाहता हूँ। नॉर्मा सैलर के पास का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। नॉर्मा कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे दोबारा मिलने के लिए आओगे, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार हूँ। नॉर्मा उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम तो वो बिल्कुल भी नहीं हो जिसको मैंने पहले एग्जामिन किया था, पहले तुम्हारे अंदर डार्कनेस थी, अब तुम खुद ही डार्कनेस हो। जिन्हों कहता है हाँ ये बात सच है कि मैं अब वो नहीं रहा, लेकिन मैं आज भी वही जिन्हों हूँ जो आपने पहले देखा था, बस फर्क सिर्फ इतना है मैं अपने अंदर की डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लिया है, मैं और वो डार्कनेस दोनों एक हो चुके हैं। जिन्हों नॉर्मा से कहता है तुमने कहा था कि तुम फ्यूचर देख सकती हो, क्या तुम मेरा फ्यूचर देखकर बताओगी? नॉर्मा कहती है ठीक है मैं समझ सकती हूँ, और वो उसका हाथ पकड़कर उसका फ्यूचर देखने की कोशिश करती है और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और कहती है क्या तुम वाकई में ये सब कुछ अकेले करना चाहती हो? तुम इतनी ज्यादा आर्मी के साथ अकेले नहीं फाइट कर पाओगे, तुम अंत पर मारे जाओगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हम सबको बचा लोगे लेकिन अपनी जान गवा दोगे। जिन्हों नॉर्मा से कहता है चलो शुक्र है आपने मुझे मेरा फ्यूचर बता दिया, सिर्फ एक इंसान के मरने से अगर सब लोग बचते हैं तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। फिर जिन्हों उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना अचानक आपके पास आकर इस तरह की रिक्वेस्ट करने के लिए, और साथ ही वो शैडो एक्सचेंज को यूज करते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। जिन्हों अपना मोबाइल निकालता है और चाइन को कॉल करता है। चाइन कहती है क्या तुम वाकई में जिन्हों हो? जिन्हों से कहता है हाँ मैं बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। चाइन कहती है हाँ मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ इसलिए हम कुछ दिनों तक नहीं मिल पाएंगे। जिन्हों कहता है लेकिन बहुत ही जल्दी दोबारा मिलेंगे। चाइन कहती है हाँ जरूर मिलेंगे। चाइन उसे कहती है क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो? जिन्हों कहता है कैसा वादा? चाइन कहती है इस फाइट के खत्म होने के बाद तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे। जिन्हों कहता है हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ सब कुछ खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। साथ ही कॉल एंड हो जाती है। चोई जोंग कहते हैं चाइन चलो जल्दी से हमें फाइट के लिए रेडी होना है। वहीं पर पूरे साउथ कोरिया के हंटर्स इकट्ठे होते हैं, सारे लोग फाइट करने के लिए रेडी हैं। न सिर्फ साउथ कोरिया के पर चाइना से हंटर्स आए होते हैं। ल्यूजी गैंग, थॉमस आंद्रे और लिनार्ड बर्नार्ड भी यहाँ पर शामिल है। हजारों की तादाद में ये सारे हंटर्स यहाँ पर साउथ कोरिया में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से जहाज में बैठकर कनाडा जाने वाले हैं। जबकि एंटारिस भी अपनी पावर को रिलीज करता है जो कि पूरी दुनिया घूमते हुए सीधी जिन्हों के पास आती है। वो उसे कहता है मैं यहाँ पर हूँ आ जाओ। एंटारिस उसे कहता है मैं तो अब तक तुम्हारे जैसे लाखों इंसानों को मार चुका हूँ, तुम कितनी देर तक मुझसे छुप कर रहोगे, कब बाहर निकलोगे मुझसे फाइट करने के लिए? जिन्हों से कहता है मैं जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। एंटारिस एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और सोच रहा होता है ये शैडो मोनार्च बाहर क्यों नहीं निकल रहा, ये मुझसे फाइट करने के लिए क्यों नहीं आ रहा? मेरे पास 10 मिलियन सोल्जर्स की आर्मी है क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 मिलियन की आर्मी है। उसे पता है कि वो मुझसे नहीं जीत सकता, लेकिन अभी तक वो छुप के क्यों बैठा हुआ है? लगता है कि वो कुछ प्लान कर रहा है क्योंकि 10 मिलियन के सामने 1 लाख तो कुछ भी नहीं, ये तो एक सुसाइड अटैक होने वाला है। मुझे लगता है कि शैडो मोनार्च कहीं पर छुप कर बैठ गया है। उसी वक्त एक बॉम्ब उसके साथ आकर टकराता है क्योंकि वहाँ पर आर्मी अपने जहाज लेकर आई होती है और उसके ऊपर बॉम्ब गिरा रही होती है। एक पायलट कहता है मैंने उसको डायरेक्टली हिट किया है लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा कि हमने उसको हरा दिया या नहीं। मुझे लगता है कि हमने उसे मार दिया है, हमने कर दिखाया। लेकिन उसी वक्त उसके सामने एक बड़ी सी आंख नजर आती है। वो पायलट बहुत ज्यादा घबरा जाता है।
एंटारिस कहता है मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ और साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर हवा में जितने भी जहाज होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट सीन जिन्हू के साइरन का होता है जहाँ पर वीरू ने उसके लिए एक घर बनाया हुआ है, घर यानी कि पैलेस। जिन्हू उसके अंदर बैठा होता है और वीरू से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए इतना अच्छा महल तामीर किया। जिन्हू वहाँ पर थ्रोन पर बैठा होता है। वैलियन उसे कहता है बाहर जाना खतरे से हाल ही नहीं, बहुत ज्यादा डेंजर है। टिग्रिस भी कहता है हाँ बहुत ज्यादा खतरा है। जिन्हू उन दोनों से कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो क्योंकि तुम मुझे सेफ रखना चाहते हो, लेकिन जिंदगी में कुछ वक्त ऐसा आता है जब हमें हर किस्म का रिस्क उठाना पड़ता है। अपनों के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे उसे हराना ही होगा। जिन्हू कहता है ऐशबॉर्न ने मुझसे कहा था कि उसे मेरी यही अदा बहुत ज्यादा पसंद है कि मैं हमेशा मौत को गले से लगाता हूँ और जिंदा बचकर वापस आता हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है अगर ऐशबॉर्न मेरी जगह पर होता तो वो इस वक्त क्या करता? वैलियन अपनी पुरानी मेमोरी याद करता है। जब ऐशबॉर्न एक रूलर हुआ करता था तब उसने कहा था कि मुझे ये करना होगा। वैलियन जिन्हू की तरफ देखता है, वो कहता है जिन्हू और ऐशबॉर्न दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते हैं। फिर वो तीनों उसके सामने अपने सर झुका देते हैं और कहते हैं जैसा आप कहें हम लोग वैसा ही करेंगे, चाहे इस वार का नतीजा कुछ भी निकले हम आपके साथ रहेंगे एंड तक। जिन्हू उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम सब लोगों का शुक्रिया और उनके आगे आगे चल पड़ता है। जिन्हू अपना मोबाइल निकालता है। वैलियन उसे कहता है क्या तुम अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं करोगे? जिन्हू कहता है नहीं, मैं अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं करने वाला, अगर मैंने उनकी आवाज सुन ली तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। साथ ही वो अपने मोबाइल को अपने हाथ में ही तोड़ देता है। जिन्हू कहता है चलो चले। नेक्स्ट सीन बैटलफील्ड का दिखाया जाता है जहाँ पर एक पायलट अपना जहाज लेकर जा रहा होता है। एक ड्रैगन उसके पीछे से आता है और उसके एयरक्राफ्ट को अपने मुंह में बाइट करता है। पायलट पैराशूट की मदद से बाहर निकल आता है और नीचे उतर आता है जहाँ पर बहुत सारे जायंट्स फिर रहे होते हैं। वो वहीं पर छुप जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पीछे की तरफ देखता है तो पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं उसके हाथ में एक गन होती है। ड्रैगन के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन ड्रैगन की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है, उसको कोई भी असर नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस सोल्जर की गोलियां खत्म हो जाती है। वो अपना मुंह खोलता है और उस सोल्जर को खाने लगता है। सोल्जर अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसका अंत हो गया है, लेकिन उसी वक्त वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने वो मॉन्स्टर मरा पड़ा होता है। मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके सामने जिन्हू खड़ा होता है। जिन्हू सोल्जर से कहता है जाओ यहाँ से, और वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर जिन्हू के सामने बहुत सारे दूसरे मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। जिन्हू अपने रूलर्स अथॉरिटी मूव को यूज करते हुए उन सबको स्टील कर देता है और फिर बड़ी स्पीड के साथ अपने नाइफ्स को घुमाते हुए उन सबको काट देता है। जिन्हू कहता है हमारी वार स्टार्ट हो चुकी है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। उसने जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा होता है उन सबको जिंदा कर लेता है, यानी अपने शैडो सोल्जर्स बना लेता है। एंथारिस अपने दोनों मोनार्च दोस्तों से कहता है एडमोनार्च का पता चल गया, वो ईस्टर्न साइड पर है। योगोमोन कहता है क्या हम लोग अपनी सारी आर्मी को लेकर उस पर अटैक करें? आयरन बॉडी कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिन्हू वहाँ पर बिल्कुल अकेला है, उसके शैडो सोल्जर्स उसके साथ नहीं है। एंथारिस कहता है तो इसका मतलब वो सारे सोल्जर्स को अकेले मारना चाहता है ताकि उन सबको मारकर अपने शैडो सोल्जर्स बना सके। लेकिन उसकी शैडो आर्मी कहाँ पर है? मुझे लगता है कि वो अपने लिए टाइम इकट्ठा कर रहा है ताकि वो जितने ज्यादा सोल्जर्स इकट्ठा कर सके उतने ज्यादा कर ले। नहीं, आखिर वो प्लान क्या कर रहा है? जिन्हू की शैडो आर्मी में हजारों की तादाद में नए शैडो सोल्जर्स ऐड हो चुके हैं। इतने ज्यादा उसके सोल्जर्स बढ़ते जाते हैं, वो उतने ज्यादा नए मॉन्स्टर्स को मारते हैं। जिन्हू उन मरे हुए मॉन्स्टर्स को दोबारा से अपना शैडो सोल्जर बना लेता है, तो उसकी आर्मी में इजाफा होता जा रहा है। जिन्हू ग्राउंड पर तो जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सबको मार रहा होता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर बहुत सारे ड्रैगन्स उड़ रहे होते हैं। जिन्हू कहता है लगता है कि मोनार्च ऑफ ड्रैगन्स यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा। लगता है कि वो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ उसकी आर्मी यहाँ पर आई है। जिन्हू कहता है हमारे पास बहुत सारा टाइम है, मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद ही यहाँ पर आएगा। अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो मेरी आर्मी बढ़ती जाएगी। साथ ही वो अपने पास मरे हुए एक बड़े से जायंट का शैडो सोल्जर बना लेता है। वो शैडो सोल्जर बनने के बाद हवा में उड़ रहे ड्रैगन्स को अपने हाथ से पकड़कर नीचे ले आता है और उनको पटक पटक कर मार देता है। इसी वक्त एक बड़ा सा ड्रैगन आता है और उस जायंट के ऊपर फायर अटैक करता है। वो वाला ड्रैगन बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो बोल भी रहा होता है और कहता है तुम जैसे शैडो सोल्जर्स के इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मोनार्च की आर्मी को रोक सको। मैं मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक सिपाही हूँ और मैं तुम सब लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जबकि जिन्हू अपने काइसल पर बैठकर उससे भी ऊंचा उड़ रहा होता है और उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा बोलते हो। आते जिन्हू ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है और हवा में ही उसकी गर्दन काट देता है। मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन को दूर खड़े ये महसूस हो रहा होता है कि शैडो मोनार्च की पावर हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ती जा रही है। एंथारिस आयरन बॉडी से कहता है तुम जाओ और उस पर जाकर अटैक करो, जबकि वो योगोमोन से कहता है तुम यहीं पर रुको और तैयारी करो एक सरप्राइज अटैक की। नेक्स्ट सीन एक बैटलफील्ड का दिखाया जाता है जहाँ पर सोल्जर्स अपनी गन्स के साथ मॉन्स्टर्स पर अटैक कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं हमें अटैक करते रहना है, अपनी गोलियां बचाने की जरूरत नहीं, जब तक हंटर्स यहाँ पर पहुँच नहीं जाते हम इन पर अटैक करेंगे।
थोड़ी देर के बाद वहाँ पर गुलायत यानी कि थॉमस आंद्रे आ जाता है और कहता है मैंने इनके साथ पहले भी फाइट की है, ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स नहीं है। वो सारे सोल्जर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं थॉमस आंद्रे यहाँ पर आ चुका है, अब हम सबको बचा लेगा। थॉमस आंद्रे कहता है ये सारे मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इनमें एक मॉन्स्टर है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी वहाँ पर आता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, मोनार्च ऑफ बीस्ट के मरने से पहले तुम उसके साथ फाइट कर रहे थे। मैं आयरन बॉडी मोनार्च हूँ, मैं ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स का किंग हूँ। आयरन बॉडी उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं पलक चिपकाने की स्पीड से तुम्हारा गला काट सकता हूँ, लेकिन क्या फिर भी तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? थॉमस उसे कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मुझे चैलेंजेस पसंद नहीं है। उसी वक्त उसके शैडो में से सारी शैडो आर्मी बाहर निकल आती है, जबकि ग्रैंड मार्शल बैलियन भी निकल आता है और कहता है शायद हजारों साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ आयरन बॉडी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 95 का एंड होता है।